शिष्य अपने गुरु के पैरों को दबा रहा था और पैर दबाते दबाते अपने गुरु से भजन भी सीख रहा था। गुरु उसको भजन सिखा रहे थे, लेकिन पैर दबने का आराम मिलते मिलते गुरु की आंख लग जाती है, गुरु सो जाते हैं। और फिर शिष्य उठता है, एक तलवार निकालता है और उस तलवार से अपने ही गुरु के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। उसी गुरु के जिसके साथ वो भजन सीख रहा था, जिस गुरु ने उसको अपने बच्चे की तरह पाला था, जिस गुरु के घर पर वो खाना खाता था, साथ में बैठकर वो उसी गुरु के ऊपर ताबड़तोड़ तलवारों से वार कर रहा था। वो अपने गुरु को तड़पा रहा था और कुछ ही देर के बाद मौत के घाट उतार देता है। हत्या करने के बाद वो गुरु की 18 साल की लड़की के पास पहुंचता है और उसके साथ दरिंदगी शुरू करता है। उसको भी तलवार से तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। उसने 2 कत्ल कर दिए थे, लेकिन उसके बाद उसकी हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो गुरु के 10 साल के बेटे को भी बेरहमी से तड़पा कर मौत के घाट उतारता है। और आखिर में वो अपने गुरु की पत्नी के पास पहुंचता है, जिस पत्नी से वो रोजाना खाने को लेता था, जो महिला उसको खाने को देती थी, वो उस महिला के ऊपर भी ताबड़तोड़ तलवारों से वार कर कर मौत के घाट उतार देता है। 4 कत्ल कर दिए थे, लेकिन कत्ल करने के बाद वो गुरु के बेटे की लाश को उठाकर अपनी कार में ले जाता है और उस लाश को लेकर कार में चारों तरफ घूमता रहता है और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। लेकिन जब कोर्ट और जज साहब उसको फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो दोनों हाथ खड़े होकर बोलता है कि जी बिल्कुल, मैंने ही वो 4 कत्ल किए थे। और जब उसको फांसी की सजा हो जाती है तो ये घटना बेहद ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम पर कि एक लड़के ने अपने गुरु के परिवार को ख़त्म कर दिए, 4 कत्ल कर दिए। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसी कौन सी गलती उसके गुरु ने कर दी थी कि जिसके बाद उसने 4 कत्ल कर दिए। और जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। हत्या करने के बाद कब फांसी की सज़ा हुई और फांसी कब होगी, पूरी जो कहानी है इसको शुरू से हम आपको बताएंगे पूरा मामला। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश के शामली के ज़िला कोर्ट के अंदर 22 मई की सुबह सुबह सुनवाई चल रही थी और कोर्ट के जो सुनवाई चल रही थी वहाँ पर जो न्यायाधीश अनिल कुमार थे वो फैसला सुनाते हैं कि जो युवक खड़ा हुआ है 28 साल का हिमांशु सैनी, इसको लटका दिया जाए फंदे पर, इसको मौत की सज़ा सुना दी जाए, क्योंकि इसने इतना बुरा खतरनाक काम किया है कि जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसने अपने गुरु और गुरु की पूरे परिवार को, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इसको अपने किए हुए पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रांडेड कपड़े पहनकर आया है, इसके चेहरे पर ज़रा सी शिकन नहीं है, इसको अपने किए का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। और वो जो लड़का खड़ा हुआ था हिमांशु सैनी, वो वाकई में ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे उसने कुछ किया नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शादी के फंक्शन में आया हुआ है, इतना तैयार होकर, ब्रांडेड कपड़े पहनकर। और जब ये फैसला सुनाया जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, खुशी के आंसू, कि हिमांशु सैनी को कम से कम मौत की सज़ा तो सुनाई गई, क्योंकि इतना खतरनाक अपराधी है ये। लेकिन सवाल ये कि आखिर हिमांशु सैनी ने किया था, तो उसको जानने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे। बात है 2019 की 30 दिसंबर की। उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, वहीं पर एक पंजाबी कॉलोनी है। उस कॉलोनी के लोग सुबह सुबह के टाइम पर उठते हैं, दोपहर हो जाती है, लेकिन सुबह से दोपहर होने तक सारे लोग एक चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जो कॉलोनी के अंदर एक घर है अजय पाठक का, उस घर के अंदर से कोई बाहर तक नहीं आया है। सुबह से दोपहर हो गई, वरना रोज़ाना जो अजय पाठक हैं, जो एक भजन गायक हैं, बेहद ज़्यादा फेमस हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी पत्नी भी हंसमुख हैं, परिवार के लोग बाहर आते हैं। अजय पाठक अपनी पत्नी और अपनी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी, और एक जिसका नाम वसुंधरा, और बेटा जिसका नाम भागवत, उसके साथ रहते हैं। लेकिन आज परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं आया। जब ये चीज़ कॉलोनी वाले देखते हैं तो जाकर अजय पाठक के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन बाहर एक छोटा सा ताला पड़ा हुआ था। वैसे अजय पाठक कभी जाते हैं तो आसपास के लोगों को बता कर जाते हैं, लेकिन अजय पाठक अचानक से गायब। लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि लोगों ने 29 दिसंबर को अजय पाठक को देखा था और 30 दिसंबर को अचानक से ताला डाला हुआ
जब लोगों को थोड़ा सा शक होता है तो खिड़की दरवाज़ों से झांक कर देखते हैं। अंदर जब झांक कर देखते हैं तो सीढ़ियों पर लोगों को खून दिखता है। फ़ौरन लोग वहाँ से पुलिस को फ़ोन करते हैं और आदर्श मंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुँचती है। ताले को तोड़ा जाता है। जो कॉलोनी के लोगों के साथ में जब पुलिस अंदर घुसती है और सामने ही अजय पाठक की पत्नी पड़ी हुई दिखती है, जिनके ऊपर एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था और किसी ने गले को बेरहमी से काट दिया था धारदार हथियार से। वहीं पुलिस वाले और अंदर घुसते हैं, कमरे में जाते हैं। कमरे में अजय पाठक की बेटी वसुंधरा पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी से बहुत नोक-झोंक लड़ाई हुई है, क्योंकि उसके हाथ में एक बालों का गुच्छा भी था और उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए थे धारदारी हथियार से और उसको भी मारा गया था। वहीं अजय पाठक के कमरे में जाते हैं तो अजय पाठक के ऊपर किसी ने बेहद ज़्यादा, हद से ज़्यादा वार किए थे। मतलब अजय पाठक को मारने के बाद भी उसके शरीर पर वो वार करता रहा था। साफ लग रहा था कि अजय पाठक से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, इस वजह से उसने अजय पाठक के ऊपर इतने वार किए। लेकिन ये 3 लाशें मिलने के बाद अब चौथा जो इंसान था, घर के सदस्य कॉलोनी वाले बताते हैं कि अजय पाठक का एक बेटा भी है जिसका नाम भागवत है, जिसकी उम्र 10 साल है। वो गायब है, पूरे घर में ढूंढा जाता है। अब पुलिस वाले जब ये देखते हैं कि अजय पाठक का 10 साल का बेटा गायब है और ये 3 लाशें हैं, तो साफ लगता है कि जिन लोगों ने ये हत्या की है वो अजय पाठक के बेटे को उठा कर ले गए हैं, किडनैप कर ले गए हैं। पूरे घर में लूटपाट हुई थी और जो CCTV कैमरास वगैरह लगे थे उनको तोड़ दिया गया था। मतलब जिसने हत्या की उसको पता था कि कैमरे कहाँ लगे हैं। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर SP विनीत जायसवाल पहुंचते हैं, मौके का मुआयना करते हैं। मीडिया को घर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इस घटना से पूरा शामली में खलबली मच जाती है कि एक घर के 3 लोगों को कत्ल कर दिया है और 10 साल का बेटा गायब है, उसका किडनैप कर लिया गया है। अब मंगलवार की ये घटना थी। पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी बेटे को और ये पता करने में लगी थी कि आखिर कत्ल करने वाला कौन था। जांच पड़ताल की जा रही थी, एक एक चीज़ के बारे में पता किया जा रहा था। पुलिस पता करने में लगी थी। वहीं इसी बीच जो हरियाणा का करनाल है वहीं पर टोल प्लाजा है और टोल प्लाजा के पास जो रास्ता खंडरीला रास्ता है वहाँ पर एक गाड़ी पुलिस को जलती हुई दिखती है। पुलिस वहीं से गश्त कर रही थी। फ़ौरन जैसी गाड़ी में आग लगती हुई देखती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां से एक युवक भाग रहा था। पुलिस उस युवक को गिरफ्तार कर लेती है। गाड़ी को अंदर की जो आग बुझाई जाती है तो गाड़ी के अंदर एक बच्चे की लाश मिलती है जो आधी जल चुकी थी। लाश को बाहर निकाला जाता है, युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। युवक से पूछा जाता है कि ये लाश किसकी है। चारों तरफ सूचना दी जाती है कि गाड़ी में एक लड़का लाश को लेकर घूम रहा था। अब जब पुलिस को ये पहले से ये पता था कि 3 कत्ल हुए हैं, एक 10 साल का बच्चा किडनैप कर कातिल ले गए हैं, मतलब जिन लोगों ने कत्ल किया था, तो जो करनाल पुलिस थी वो फ़ौरन समझ जाती है कि जो कातिल है ये कोई और नहीं बल्कि हिमांशु सैनी है, जो वहीं जो 3 कत्ल हुए हैं उन कत्ल को भी इसने ही किया है। फ़ौरन पुलिस हिमांशु सैनी से सख्ती से पूछताछ चालू करती है कि आखिर तुमने ये कत्ल अकेले किए हैं या तुम्हारे साथ कोई और भी था, कत्ल क्यों किए, ये पूरा मामला क्या है। अब घटना का खुलासा होना था। जब हिमांशु सैनी से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसको भजन गाने का शौक था और वो अपना गुरु ढूंढते हुए अजय पाठक के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अजय पाठक जगह जगह पर भजन गाया करते थे और वो फेमस भी थे। और वह अजय पाठक का साथ पकड़ लेता है, अजय पाठक से सीखना शुरू कर देता है। वो जहाँ भी भजन गाने के लिए जाते थे उनके साथ में हिमांशु जाता था और भजन गाना सीखता था। साथ के साथ वो कार चलाना जानता था, तो अजय पाठक को अपनी ही कार से लेकर घूमता था। जब वो अजय पाठक के इतना करीब हो गया था तो घर पर आना जाना बिना रोक टोक अंदर आता था, जाता था। घर पर ही अजय पाठक के साथ वो खाना खाता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हिमांशु सैनी बताता है कि उसकी बहन की शादी थी, तो वो लोन लेता है, अपनी बहन की शादी कर देता है। और उसी बीच अजय पाठक उससे बोलते हैं कि उनको 60,000 रुपये की ज़रूरत है, वो 60,000 रुपये दे दे, वो वापस कर देंगे। हिमांशु उनको 60,000 रुपये दे देता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे 5 महीने के बाद वापस जमा करना है, क्योंकि मैंने लोन लिया है तो मुझे किस्तें जमा करनी पड़ेंगी। लेकिन वक्त गुजरता जाता है, 4 महीने हो जाते हैं और हिमांशु बताता है कि दिसंबर में मैं उसी बीच अजय पाठक जी से, अपने गुरु से बोलता हूँ कि सिर्फ 1 महीना बचा है, अगर मैंने किस्त जमा नहीं की तो मैं दिक्कत में आ जाऊँगा, मुझे किस्त जमा करनी है, मुझे पैसे दे दो। और वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे कि इसी बीच अजय पाठक उठते हैं और मेरे
कान पर थप्पड़ मारते हैं, एक के बाद एक 2 थप्पड़। सारे लोगों के बीच में मुझे थप्पड़ पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि मेरे पैसे अजय पाठक पर थे, मेरे गुरु पर, और उसी बीच मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरे दिमाग पर खून सवार हो जाता है। फिर मैं इंतज़ार करता हूँ कि शायद अजय पाठक मेरे पैसे दे दें। पूरा 1 महीना गुजर जाता है, जो वक्त था किस्त जमा करने का वो निकल जाता है। फिर जो लोन जिनसे लिया था वो लोग मुझे परेशान करने लगते हैं, मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, और जो मेरे कान पर चांटा पड़ा था मुझे उसका बदला भी लेना था। इसी बदले के चलते मैं प्लानिंग कर रहा था, और प्लानिंग में 30 दिसंबर को मैंने पूरी कर ली थी। 30 दिसंबर को मैं अजय पाठक के घर पर खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद मैं बोलता हूँ कि आज मैं यहीं पर सोऊंगा। पहले से ही मैं एक तलवार को छिपा कर ले गया था, वहीं पर रखी हुई थी, और वहीं मैं अजय पाठक के पैर दबाने लगता हूँ कि अजय पाठक जल्दी से सो जाएं। पैर दबाते दबाते अजय पाठक सो जाते हैं, मुझे भजन सुनाते सुनाते, और उनके सोने के बाद मैं तलवार निकालता हूँ और उनकी गर्दन पर ऐसे वार करता हूँ कि उनकी चीख तक नहीं निकल पाती। वहीं अजय पाठक को उनकी जान लेने के बाद मैं अपना बदला पूरा करता हूँ, हमले करता हूँ, और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं उनकी बेटी के कमरे में पहुँचता हूँ, तलवार को पीछे की तरफ छिपाकर। जैसे ही मैं अजय पाठक की जो बेटी है वसुंधरा, उसके कमरे में पहुँचता हूँ, उसके ऊपर चुपके से हमला करता हूँ, तो वो समझ जाती है, वो हाथापाई करने लगती है और वो मेरे बालों को नोचने लगती है, लेकिन मैं उसको मार देता हूँ। कुछ ही देर के बाद अजय पाठक का 10 साल का बेटा आता है, उसको भी मैं वहीं पर गिरा कर मार देता हूँ। दोनों की लाशों को एक कमरे में डाल देता हूँ और फिर नीचे की तरफ जाता हूँ जहाँ अजय पाठक की पत्नी थी, उनके ऊपर भी हमले करता हूँ, उनको मार देता हूँ। हम 4 हत्याएं मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं लूटपाट करता हूँ, सारे पैसों को ले लेता हूँ। मुझे पता था कैमरे कहाँ लगे हैं, इसलिए मैं कैमरों को तोड़ देता हूँ, और फिर मेरे दिमाग में प्लानिंग आती है कि एक एक कर लाशों को मैं कार में लेकर जाऊँगा और अलग अलग जगह जाकर शहर में फेंक आऊँगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इन 4 की हत्या घर के अंदर हुई है और वो भी मैंने की है। पहली लाश को मैं फेंकने के लिए निकला था, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ पर लाश को फेंक सकूँ। और कुछ ही घंटों के बाद मुझे पता चला कि जो पुलिस है वो अजय पाठक के घर पहुँच चुकी है। मैंने न्यूज़ में देख लिया था, इसलिए फिर मैंने उस लाश को कार के साथ ही जला दिया कि मेरा कोई सबूत ना बचे, मुझे पुलिस ना पकड़ पाए। लेकिन कार को जलाने के बाद मैं भाग नहीं पाया और पुलिस ने आकर मुझे वहीं पर पकड़ लिया। ये हिमांशु सैनी था, और तब से बराबर पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई थी। कोर्ट अपनी सारी सुनवाइयां सुन रहा था, और आखिर में आकर 22 मई को कोर्ट ने अजय पाठक को फांसी की सज़ा सुना दी। और खुशी में जितने भी लोग हैं, अजय पाठक के भाई वगैरह, उनका कहना था कि खुशी की वजह से हमारी आंखों में आंसू आ गए। आज अजय पाठक और उनके परिवार को इंसाफ मिला है फांसी की सज़ा सुनने के बाद। तो ये थी हिमांशु सैनी की। और लेकिन जब हिमांशु सैनी कोर्ट के अंदर आया था, जब उसको फांसी की सज़ा सुनाने जानी थी, तो बेहद ज़्यादा वो तैयार होकर आया था। आप फोटो देख सकते हैं कितना तैयार होकर आया है, ब्रांडेड कपड़े पहनकर आया, और जाते टाइम भी वो मुस्कुरा रहा था। उससे कोई टेंशन नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। उसका कहना ये है कि उसने कत्ल किया है, उसे कोई अफसोस नहीं है, कत्ल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी, वो भी उसी के पैसों की वजह से, इसलिए उसने कत्ल किया। क्या हिमांशु सैनी ने सही किया? आप क्या बोलना चाहेंगे? और हिमांशु सैनी को जो फांसी की सज़ा दी गई है वो उससे आप कितने सहमत हैं? अगर हिमांशु सैनी को फांसी की सज़ा दी गई है, जब फांसी की सज़ा दी जा सकती है, तो ये रेप करने वालों को भी मिलनी चाहिए, और हर रेप करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो निर्भया हत्याकांड हो या फिर कोई और कांड हो, किसी भी बेटी के साथ रेप हो, रेप करने वाले को फ़ौरन फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए हैं, सारे लोगों के नाम लिख लिए गए हैं। जल्दी से आप भी जाइए, फिर अगली वीडियो में सब लोगों के नाम मिलाकर उनका नाम लिए जाएंगे और उनके सवालों के भी जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।